हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रमन इफेक्ट स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, और उसके कुछ टॉपिक्स हमने कर भी लिए थे और कुछ सब टॉपिक्स उसके हमारे पेंडिंग थे। जैसे हम डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर चुके थे स्टूडेंट्स, दिस वन सबसे फर्स्ट टॉपिक हमने ये डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने तीनों टाइप्स की स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें रेले लाइंस, स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइंस के बारे में डिस्कस किया। दिस वन स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के साथ हमने डायग्राम डिस्कस किया था, फिर उसके बाद फीचर्स भी डिस्कस किए थे हमने। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, हमने थोड़ा सा रिव्यू एक्सपेरिमेंटल सेटअप का लिया था। फिर हमने क्लासिकल थ्योरी की थी, जिसमें हमने रोटेशनल की वजह से तीन फ्रीक्वेंसीज के पॉसिबल कम्बिनेशन निकाले, वाइब्रेशनल की वजह से, फिर हमने रोटेशनल की वजह से निकाले थे ये तीनों फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। दो इसमें स्टोक और एंटी स्टोक, और एक इसमें रेले लाइन हमें बता रही थी। बट फिर इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम आई थी, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आपसे लिमिटेशंस भी डिस्कस की थी स्टूडेंट्स क्लासिकल थ्योरी की। दिस वन स्टूडेंट्स, ये हमने लिमिटेशंस भी डिस्कस की थी क्लासिकल एक्सप्लेनेशन की। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। स्टूडेंट्स, हमारे ये टॉपिक्स कवर हो चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। आज मैं आपके साथ ये दोनों टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ। पहले हम करते हैं क्वांटम थ्योरी, उसके बाद एप्लीकेशंस। स्टूडेंट्स, क्वांटम थ्योरी में मैं जो स्टार्टिंग करूंगी वो इस अप्रोच से करते हैं हम कि हम इसमें रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर लेते हैं। जब भी हम क्वांटम थ्योरी करते हैं तो हम रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर लेते हैं। मीन्स हम ये चीज लेकर चलेंगे कि जो हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट की, वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स है। ठीक है, फोटोन्स हैं वो, हम उनको काउंट करेंगे जैसे 1 2 3 इस तरीके से, और वो किसी मॉलिक्यूल को हिट कर रहे हैं। तो वहां पे 3 चांसेस हो सकते हैं हमारे पास। एक, अगर मेनली मैं उसको डिवाइड करना चाहूं तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 इलास्टिक कोलिजन एंड सेकेंड वन इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि आपका फोटोन जो आपने फोल्ड करवाया है किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, वो क्या करे, जस्ट उसके साइड से डेविएट होके, हल्का सा डेविएट होके निकल जाए। ना तो फोटोन मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा, ना ही मॉलिक्यूल फोटोन को एनर्जी देगा। तो इससे जितनी एनर्जी का हमने फोटोन डाला था, स्कैटर्ड फोटोन भी उसी एनर्जी का होगा। तो हमारा फर्स्ट केस यही बनता है स्टूडेंट्स। देखो, इलास्टिक कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड अ फोटोन। इसमें हमने ये एक मॉलिक्यूल का सिस्टम लिया, इस पे फोटोन को डाला, तो फोटोन आफ्टर स्कैटरिंग अनमॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी का होगा। क्लियर? अगर इस टाइप का केस बन जाता है, पहले हम केसेस डिस्कस कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि इनके रिजल्ट से हमारे पास क्या आता है। सेकेंड केस स्टूडेंट्स मैंने लिखा इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक में क्या होगा कि फोटोन और मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, देयर इज अ इंटरचेंज, या ये कह दो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, वहां पे एनर्जी का एक्सचेंज होगा ही होगा। या तो फोटोन मॉलिक्यूल को देगा या मॉलिक्यूल फोटोन को देगा। इसीलिए या तो इसकी फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो स्कैटर्ड होगा उसकी इंसिडेंट से ज्यादा होगी या फिर कम होगी। इस अकॉर्डिंग हमने इन इलास्टिक में 2 केस बना दिए। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 3 पॉसिबिलिटी बनी। एक सेम, एक फोटोन की इंसिडेंट से ज्यादा एनर्जी, एक फोटोन जो स्कैटर्ड है उसकी इंसिडेंट से कम एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, अब मैं इनकी बात करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं अब केस डिस्कस कर रही हूँ द इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड फोटोन। तो एक केस मैंने डिस्कस किया स्टूडेंट इसमें कि मॉलिक्यूल जो है वो इंसिडेंट फोटोन के एनर्जी के किसी पोर्शन को एब्जर्व कर लेगा, और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी इंसिडेंट के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। थर्ड केस बनेगा कि मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जर्व करने की बजाय फोटोन को ही एनर्जी दे देगा, तो जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी इंसिडेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। अब स्टूडेंट्स, हम 3 पॉसिबल फिनोमिनास के बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं, अब इनके रिजल्ट्स की बात करते हैं। अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी सेम है, इसका मतलब रेले लाइन, जिसको आपने एक्साइटिंग लाइंस भी बोला था। अगर मॉलिक्यूल इंसिडेंट फोटोन की कुछ एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है तो जो स्कैटर्ड फोटोन होगा उसकी रेले के कंपैरिजन में कम लाइन मिली, आपको फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी।
तो इस वजह से आपके पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होंगी आपको, दैट आर स्टोक्स लाइन। और अगर मॉलिक्यूल खुद उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो स्कैटर्ड की ज्यादा हो जाएगी, मींस रेले से ज्यादा होने का मतलब क्या है, इट गिव राइज टू एंटी स्टोक लाइन। तो इस तरीके से हमने 3 टाइप्स बनाई और तीनों टाइप्स आपको बता रही हैं रेले लाइन, स्टोक और एंटी स्टोक के बारे में। अब हम थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पे भी कंसंट्रेट करते हैं, वो देखो कैसे। स्टूडेंट्स मैंने ये इक्वेशन लिखी है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल रिमेन इनवेरिएंट। अब मैं आपसे थोड़ा सा ये डिस्कस करती हूँ कि हमने इक्वेशन किस टाइप से लिखी है। मान लो आपके पास ये मॉलिक्यूल है, इस पे आपने फोटोन को इंसिडेंट किया। अब ये दोनों कंडीशंस थी बिफोर कोलिजन। अब जैसे ये इससे टकराएगा उसके बाद क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल हो गया और ये स्कैटर्ड फोटोन हो गया। क्लियर? तो एच न्यू नॉट जो है वो इस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। और ये एनर्जी है मॉलिक्यूल की बिफोर कोलिजन। क्लियर? ये कह दो बिफोर इंटरेक्शन विद फोटोन। ये काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की फोटोन के साथ इंटरेक्ट करने से पहले। ये आपके पास एच न्यू डैश जो है ये भी फोटोन की एनर्जी है, बट ये स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है स्टूडेंट, मतलब दिस वन। ई क्यू ये मॉलिक्यूल की एनर्जी है फोटोन से इंटरेक्ट करने के बाद, और ये काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की फोटोन से इंटरेक्ट करने के बाद। अब आपको पता है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो V और V डैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी हुई है दैट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इफ द सिस्टम टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट देन देयर विल बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन, दैट विल सेम वैल्यू। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये और ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। तो अब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन में रह गया स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 4 टर्म्स रहेगी, 2 लेफ्ट हैंड साइड और 2 ही राइट साइड। अब मैंने फोटोन की टर्म्स को कलेक्ट कर लिया, मॉलिक्यूल की टर्म को एक तरफ कर दिया। इस तरीके से हमने रीअरेंज करके ये चीज निकाल दी। अब इसमें इट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, इट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ईपी इज अ एनर्जी ऑफ molecule before collision with photon, and EQ is the energy of molecule after collision with a photon. Clear? अब स्टूडेंट इससे हम तीनों रेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं या तीनों स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो कैसे? अब सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। 3 केस बनेंगे, या तो ये दोनों इक्वल हो, या EP ग्रेटर हो, या EQ ग्रेटर हो। तो देखो स्टूडेंट्स तीनों केसेस कैसे हम करते हैं। सबसे फर्स्ट मैंने लिया EP इज इक्वल्स टू EQ। तो इस इक्वेशन में देखो अगर ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, मींस रेले लाइन। सेकेंड केस इफ EP इज ग्रेटर, तो ये चीज पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि ये टर्म जो है इसमें कुछ ऐड होगा तब ये बनेगी, तो एंटी स्टॉक लाइन। अगर EP लेस होता है तो ये चीज नेगेटिव आएगी, मींस इसमें से कुछ माइनस करोगे तब ये बनेगा, इट मीन्स दिस विल बी। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों लाइंस आ गई, रेले लाइन, एंटी स्टॉक लाइन, स्टॉक लाइन। अब इसको हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया, फिर हमने इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स। अब हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को देखना आप अच्छे से। मैंने इसमें तीनों लाइंस शो की हैं। ये लोअर लेवल सबसे ग्राउंड स्टेट, उससे हायर, फिर उससे हायर। अब आप पहले इस चीज को देखो, मान लो आपका मॉलिक्यूल इनिशियली यहां है, ठीक है, जैसे आप फोटोन डालते हो वो उसको ऑब्जर्व करके इस स्टेट में चला जाता है। क्लियर? कुछ देर यहां रहने के बाद वो दोबारा से अपने इसी स्टेट में आता है और फिर फोटोन को एमिट करता है। तो आप खुद देखो कि वो इतने गैप के फोटोन को ऑब्जर्व किया था उसने, और इसी गैप की एनर्जी के फोटोन को उसने स्कैटर किया है।
तो इंसिडेंट और एमिटेड दोनों फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेले लाइन। अब बात करते हैं स्टॉक लाइन की। मान लो वो ग्राउंड स्टेट में है, उसने ऐसे फोटोन को ऑब्जर्व किया जिसकी एनर्जी जो है वो इतने गैप की है, वो यहां आ गया। जैसे ही अब वो लोअर स्टेट में जाएगा तो वो ग्राउंड में ना जाके यहीं गया है। तो अब खुद देखो स्टूडेंट्स, उसने ऑब्जर्व जो की है एनर्जी वो इस रेंज की है और जो एमिट की है वो इस रेंज की है। इट मीन्स एमिटेड रेडिएशन की एनर्जी इंसिडेंट के कंपैरिजन में कम है। दिस इज नोन एज स्टोक्स लाइन। अब एंटी स्टोक में देखो, एटम ऑलरेडी यहां था, ठीक है, उसने ऐसे फोटोन को ऑब्जर्व किया जिसकी एनर्जी सिर्फ इस रेंज में हो। गॉट माई पॉइंट। अब जैसे ही वो यहां पहुंच गया, अब जब वो डी एक्साइट हो रहा है तो वो इस लेवल में नहीं आ रहा स्टूडेंट, वो नीचे आ रहा है बिल्कुल। मीन्स अब वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। उसने इंसिडेंट उस पर इतनी हुई, उसने स्कैटर इतनी की, इट मीन्स स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट के कंपैरिजन में कम है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटी स्टॉक लाइन। क्लियर? ये हमने ग्राफ से या ये कह दो डायग्राम से तीनों ट्रांजिशन को शो किया है। स्टूडेंट्स, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स में कि व्हाई इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्टॉक लाइन इज मच लेस एज कंपेयर टू स्टॉक लाइन। उसको इस ग्राफ से मेरे को लगता है सबसे बेस्ट समझा जा सकता है और एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। वो देखो कैसे। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप यहां देखो तो इन दोनों ट्रांजिशन को होने के लिए मॉलिक्यूल का ग्राउंड स्टेट में होना है, जरूरी है। बट एंटी स्टोक लाइन उसी टाइम पे परफॉर्म होगी जब मॉलिक्यूल कहां होगा, अदर देन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इसका मतलब एंटी स्टोक लाइन को फिनोमिना को प्रोसीड होने के लिए फर्स्ट कंडीशन ये चाहिए कि द मॉलिक्यूल शुड नॉट बी इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इसी वजह से ये ट्रांजिशन कम होती हैं क्योंकि ग्राउंड स्टेट में मोस्टली पार्टिकल होते हैं। अब अगर एंटी स्टोक लाइन चाहिए तो वो ग्राउंड स्टेट में होना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए कम मॉलिक्यूल अदर देन ग्राउंड स्टेट होते हैं। तो जब मॉलिक्यूल ही कम है अदर देन ग्राउंड स्टेट में, तो ऐसे ट्रांजिशन होने के चांस भी कम है as compared to Stokes or Rayleigh. That's why the intensity of anti-Stokes line is much less as compared to these two lines. Got my point? 2 मार्क्स में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप इसको अच्छे से कर लेना। स्टूडेंट्स, अब मैं सिलेक्शन रूल्स की बात कर रही हूँ कि ट्रांजिशन में सिलेक्शन रूल कौन से अप्लाई होंगे। तो आपने रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए ये फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है अच्छे से। अब उस टाइम पे जब हम प्योर रोटेशनल कर रहे थे उसमें हमने ये कहा था कि डेल्टा जे जो है वो +-1 का चेंज आना चाहिए, ठीक है, सेम वाइब्रेशनल स्टेट में। बट अगर यहाँ पे हम इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट का सिस्टम ले रहे हैं स्टूडेंट अलोंग द एक्सिस, और अगर हम मैट्रिक्स एलिमेंट के अकॉर्डिंग रोटेशनल आइगन फंक्शंस निकालते हैं, तो वहां पे पोलराइजेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो हमारे रूल्स बनते हैं ना अलाउड ट्रांजिशन के, वो ये बनते हैं। डेल्टा जे इज इक्वल्स टू 0 +-2। 0 इंडिकेट करता है दैट देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू रेले लाइन, और +-2 जो है वो रमन लाइन के लिए है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हम एनर्जी चेंज भी निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपने एनर्जी चेंज की वैल्यू ये लिखी हुई है P माइनस में Q। पहले मैं इसका ना आपको ग्राफ दिखाती हूँ इस रूल के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद हम एनर्जी निकालेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये इस तरीके से ग्राफ बनाया है। ये आपके रोटेशनल लेवल्स हैं, 0 1 2 3 से इंडिकेट हो रहे हैं। अब देखो आपने 2 का चेंज लेना है, ठीक है। अगर आप इन लेवल्स में जो ट्रांजिशंस कर रहे हो वो इनिशियल लेवल जो है वो उसका रोटेशनल क्वांटम नंबर ग्रेटर है एज कंपेयर टू इट्स फाइनल लेवल, तो एंटी स्टोक लाइन। जैसे देखो स्टूडेंट्स, 2 से 0 पे जा रहे हो, गैप तो 2 का ही लेना है। अब इनिशियल लेवल का क्वांटम नंबर क्या है 2, फाइनल का 0, तो ग्रेटर किसका है, इनिशियल का है ना, तो उससे हमेशा आपकी एंटी स्टोक लाइंस बनेगी। ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। और अगर जो ट्रांजिशन आप कर रहे हो, जैसे आप 0 से 2 में जा रहे हो, तो इनिशियल लेवल क्या है 0, फाइनल क्या है 2, तो इसमें आपका फाइनल लेवल की वैल्यू ज्यादा आए, दैट इज नोन एज स्टोक्स लाइन। ये क्लियर है आपको? जिसमें इनिशियल लेवल की वैल्यू ग्रेटर हो उससे एंटी स्टोक लाइंस बनेगी,
जिसमें फाइनल लेवल ग्रेटर हो उसमें स्टोक्स लाइन बनेगी। अब हम इन दोनों के लिए ही फ्रीक्वेंसी शिफ्ट भी निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, वो देखो कैसे। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ एंटी स्टॉक लाइन के लिए। हमें पता है हमने मॉलिक्यूल की एनर्जी में जितना चेंज आएगा वही स्कैटर्ड फोटोन को मिलेगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि एंटी स्टॉक लाइन में जो आपकी इनिशियल स्टेट होगी वो ग्रेटर होनी चाहिए, तो गैप 2 का ही लेना है। तो फाइनल स्टेट अगर जे है आपकी तो इनिशियल क्या होगी J+2। तो अब आपने ये एनर्जी की वैल्यू की है स्टूडेंट, इसमें हर जगह जे के प्लेस पे J+2 फिल कर दो, वो इनिशियल एनर्जी आ जाएगी, और जे के प्लेस पे जे रहने दोगे वो आपकी फाइनल एनर्जी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पुट किया तो हमारा एक्सप्रेशन ये बन गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आ जाएगी आपके पास। अब इसमें स्टूडेंट J² से J² कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 5J। 5 में से अगर आप 1 कैंसिल करोगे तो 4, 6 + J। अब इसमें 2 कॉमन निकाल के इससे कट कर दो तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। मीन्स डेल्टा E की वैल्यू एंटी स्टॉक लाइन के लिए ये आ गई आपके पास। क्लियर। अब अगर आपने चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इसको H से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये स्कैटर्ड फोटोन की थी, ये इंसिडेंट फोटोन की है, तो हमें स्कैटर्ड की चाहिए तो हम इस टर्म को दूसरी तरफ ले आते हैं। तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी आ गई स्टूडेंट्स। अब इसमें देखो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से इतने टाइम्स ग्रेटर होगी आपकी एमिटेड फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटी स्टॉक लाइन। अब अगर आप स्टॉक लाइन निकालना चाहो स्टूडेंट तो उसमें इंसिडेंट वाली जो आपकी टर्म होती है वो 2 टाइम्स कम होती है, तो उसमें आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है। फाइनल स्टेट J+2 लिखी और इनिशियल स्टेट J लिखी। अब सेम पुट वैसे ही करना है, ऐसे एक्सप्रेशन आएगा, बस प्लस की जगह या माइनस आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो इससे भी साफ पता लग रहा है स्टूडेंट कि स्टोक लाइन जितनी ग्रेटर है इससे आगे शिफ्ट हो रही है, सॉरी एंटी स्टोक लाइन जितनी आगे शिफ्ट हो रही है स्टोक लाइन उतना ही पीछे शिफ्ट होगी। तो इस तरीके से हमने क्वांटम ट्रीटमेंट से, ग्राफ से, मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली उसको एक्सप्लेन भी किया और उसका ग्राफ भी बनाया स्टूडेंट्स कि एंटी स्टोक लाइन और स्टोक लाइन में कैसे होता है। विदाउट एनी लिमिटेशन हमने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया। अब ये हमारा रमन इफेक्ट की क्वांटम थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। मींस हमारे ये सभी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन बता देती हूँ, कई बार 2 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं स्टूडेंट। सबसे बड़ी बात कि रमन स्पेक्ट्रा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स जो हमारे हैं उनमें से एक है डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में भी हमें बताता है जिनकी परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है। ठीक है। उनकी बॉन्ड लेंथ निकालनी है, उनका फोर्स कांस्टेंट निकालना है, तो आप रमन स्पेक्ट्रा की हेल्प से निकाल सकते हो। और स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल की शेप और सिमेट्री के बारे में भी हमें रमन स्पेक्ट्रा से पता लगता है। जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है वो लीनियर है या बेंट है, इस टाइप से। जैसे आपके पास CO2 मॉलिक्यूल है, उसकी शेप जो होती है वो इस तरीके से होती है, लीनियर। अब आप अगर H2O की बात करो तो आपके पास उसकी शेप इस तरीके से होती है। ठीक है। अगर आप N2O की बात करो तो आपके पास शेप इस तरीके से होती है। अगर आप CS2 की बात करो तो शेप इस तरीके से होती है। तो ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये हमें स्पेक्ट्रा से स्टडी करके ही पता लगता है कि हम मॉलिक्यूल की एक्चुअल शेप है कैसी, वो बेंट है, सिमेट्रिकली लीनियर है, किस तरीके से है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपसे लिटिल बिट इंफॉर्मेशन शेयर की अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रा। अगर हम डिटेल में जाएं तो ये भी काफी वास्ट एरिया है हमारी फिजिक्स का, बट आपके सिलेबस में इतना ही है तो आप इसको यहाँ तक स्टडी करो। तो स्टूडेंट्स हमने 1 बाय 1 ये सभी आर्टिकल कंप्लीट किए। डेफिनेशन, तीनों लाइंस, उनके फीचर्स, सेटअप, क्लासिकल थ्योरी, क्वांटम थ्योरी और एप्लीकेशन ऑफ रमन इफेक्ट। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे किसी भी टाइम डाउट ले सकते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मुझसे अपना डाउट ले सकते हो स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लो और इसके साथ ही आपकी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का इस सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन और प्लस न्यूमेरिकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उनको लर्न करने के तरीके, कैसे कैसे हम उनको स्टडी कर सकते हैं, किन ट्रिक्स से हम फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हैं, ये सब चीजें देखेंगे। तब तक के लिए आप रमन इफेक्ट को अच्छे से कर लो।